बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक नया नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मुसफ़ बाय निम्रा अहमद। वैसे तो आप सब जानते हैं कि निम्रा अहमद का हर नावल ही मास्टरपीस होता है, स्पेशली जन्नत के पत्ते, नमल और हालिम की तरह ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट नावल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आएगा। तो चल के बगैर किसी इंतज़ार के हम अपना नावल शुरू करते हैं। सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वह सुस्त रवि से चलती हुई बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पर ठेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई जहां बैठकर वो रोज़ 10 मिनट बस का इंतज़ार करती थी। इसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पे बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगाई। गर्मी आजकल बढ़ती जा रही थी। सुबह ही सुबह इसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा, वो खून पड़ती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पे भी वही उकताहट के तासरात थे जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकिल पड़े पल और कांच से खूबसूरत पूरी सुनहरी आंखों में छाई खुफकी। कुछ था इसमें जो इसे सारे में यकता बनाता था। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस रस्सी की मानी दुपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन से लपेटे, टांग पे टांग रखे, वो पाँव चलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। और तभी इसे एहसास हुआ कि वह स्याह फाम लड़की आज भी बेंच पे इसके साथ बैठी है। इन दोनों के दरमियान इसका बैग पड़ा था और इस वक्त वह स्याह फाम लड़की सर झुकाए निगाह तिरछी किए इसके बैग को देख रही थी जहाँ जगह जगह चौक और वाइटनर से इसने अपना नाम लिखा हुआ था, महमल इब्राहिम। महमल इब्राहिम आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी ही इसके बैग को देखती थी मगर महमल के तो रोज़ के 10 मिनट इस स्याह फाम लड़की का जायजा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब पुर इसरार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में स्याह फाम नज़र आ ही जाते थे मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पे रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे गिरा लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी इनमें कि महमल कभी इन आंखों में देख नहीं पाई थी। हमेशा नज़र चुरा जाती। शायद 1.5 महीना कबल वह इसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पे देखती थी और इन 1.5 माह में इनका अंदाज हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे, अलर्ट सी बेंच पे बैठी, खामोशी से सामने सीट में देखती। वह बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर इसकी वो पुर इसरार किताब जिसका स्याह सरवर्क बिल्कुल खाली था इसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारों पर इसके स्याह हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज से कुछ झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या फिर इसके पेश कीमत होने का। किताब पालशित पर मोटी थी, सफ़ों के चलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे जैसे कोई कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज या कोई पुर इसरार कथा। वो जब भी इस पुर इसरार किताब को देखती यही सोचती और आज जाने क्या हुआ। वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई। शायद तजस्सुस आजिज़ कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। स्याह लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाईं। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब इसमें क्या लिखा है? वह चंद लम्हे महमल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी ज़िंदगी की कहानी। अच्छा। वो हैरत छुपा न सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी लाइब्रेरी से। ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे ज़मानों की गिर्द थी। वो मोहब्बत से स्याह जिल्द पे हाथ फेरते हुए कह रही थी। इसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गिर्द छाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर इधर रख दिया था। महमल मुंह खोले इसे देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम ज़ुबान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है क्या? इसमें लिखा क्या है? वो तजस्सुस अब इसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। इसी पल हॉर्न बजा तो महमल ने चौंक कर सामने सड़क पे आती बस को देखा। मेरा हाल, वह स्याह फाम लड़की कह रही थी। महमल बैग का स्ट्रैप पकड़े खड़ी हुई। इसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था और मेरा मुस्तकबिल भी, मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वह बस की तरफ देखते माजरत ख्वाना अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा जिक्र भी है महमल? वो उल्टे पाँव मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शिश्तर रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूँ, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तभी दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी भी है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज़ हॉर्न फिर से बजा तो वो कुछ कहे बिना तेज़ी से इस तरफ लपकी।
रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते इसने पल भर को पलट के देखा था। वो स्याह फाम लड़की इसी तरह मुस्कुरा रही थी। पुरइसरार मायने खेज मुस्कुराहट महमल को एकदम इससे बहुत डर लगा था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की अकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते इसे रोज़ 3:30 हो जाते थे। गेट अबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी। दिल कराह के रह गया। घर में गाड़ियों के बावजूद बसों पे धक्के खाने पर मजबूर थी। हम चचाओं के रहमो करम पर पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी थी। वह सबके सोने का टाइम था। आका जान इसके सबसे बड़े ताया इस वक्त तक ऑफिस से लौट आए थे और इनकी कच्ची नींद के बायस पूरे घर को हुक्म होता कि पत्ता भी ना खड़के वरना वो डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत महमल और मुसरत को सुनाया जाता था। और आखिर में जब आका चांद की बेगम महताब ताई इन अल्फाज का इजाफा करती और मुसरत अपनी बेटी को समझा देना जब लोर लोर शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए मेन गेट आराम से खोला करे। आका साहब की नींद ख़राब होती है, अब मैं कुछ कहूँगी तो इसे बुरा लगेगा। कस पर की तो ज़ुबान है इसकी, ना छोटे का कोई लिहाज ना बड़े का अदब। अस्तगफिरुल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ी हैं, इनके तो अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमल के वगैरह वगैरह। तो इसे तो आँख ही लग जाती थी। हर रोज़ दरवाज़ा खोलते हुए यही फिक्रा समात में गूंजता तो चिढ़ने के बावजूद दरवाज़ा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आई तो सिंक में छत्ते बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। नागवारी से नाक चढ़ाए इसने बैग स्लेब पे रखा और हॉटपॉट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद अब तक कुछ भी नहीं खाया था और अब ज़ोरों की भूख लगी थी। हॉटपॉट खोला तो वो खाली था। रुमाल पे रोटी के चंद जर्रे बिखरे थे। इसने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। महताब ताई इसके आने से कपल फ्रिज लॉक कर देती थी। मुसरत इसके लिए खाना बचाकर हॉटपॉट में रख देती थी। मगर जब से महताब ताई ने खाने की खुद निगरानी स्टार्ट की थी हॉटपॉट हर तीसरे दिन खाली ही मिलता था। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकली और आहिस्ता से गेट अबूर करके कॉलोनी से बाहर नुक्कर वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई। इसके पास इतने ही पैसे थे। वापसी पर वो पुरानी महमल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाज़ा खोल के धड़ाम से बंद किया। फर्श पर पड़ी फुटबॉल उठा के पूरी कुव्वत के साथ दीवार पर मारी और सोफे पे टांग रख के बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर बाद ही आका चांद के कमरे का दरवाज़ा खुला और तनतनाती हुई ताई महताब बाहर आई। महमल, वो गर्जी। तो इसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई माँ? शट अप, 1000 बार कहा है दरवाज़ा आराम से खोला करो। मगर तुम आहिस्ता बोलें ताई जान, इस वक्त आका चांद सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पर कबाब रख के बेनियाजी से पाँव चुलाती खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें ज़रा भर भी एहसास है कि आका साहब दिन भर के थके मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई महताब तलमलाती कलिस्ती रह गई। अंदर मुसरत आवाज़ों पे जाग चुकी थी। क्या हुआ है महमल? भाभी बेगम क्यों नाराज़ हो रही थी? दिमाग ख़राब है इनका, पैदाइशी मसला है। आपको नहीं पता? इसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पर रख दिया। मगर हुआ क्या है? इनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई, फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में, और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी, ये तुम खाओ। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा खिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और छुरियों ज़दा चेहरे वाली इसकी थकी थकी बेसरड़ सी माँ, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लगती है। दिल बुरा मत किया करो महमल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पर अम्मा। बाहर ताई महताब के फलसने की आवाज़ बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। ना शुक्री मत करो बेटा, इन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिज़नेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं रहे महमल, वो अब कहीं भी नहीं हैं। वो जैसे थक के कह रही थी और वो इन्हें देख के रह गई। फिर इसने सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो चुका था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़मे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज़्ज़त खाना खा के वो कुछ देर ही सोई कि ठा की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा के उठ गई। बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुँह बनाए जमाई रोकती उठी, स्लीपर पहने और बाल लपेटते दरवाज़ा खोला। इसका और मुसरत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मलिका स्टोर रूम था। बहुत छोटा न बहुत बुरा। अरसा पहले इसे काट कपाट से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया था। इसके साथ बाथरूम नहीं था, इसलिए इन्हें लाउंज से गुजर कर गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नाइमा चची के मौस और मईस फुटबॉल से खेलते तोड़ते फिर रहे थे।
तमीज़ नहीं है तुम लोगों को, देख कर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चची फौरन मुड़ी। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही सोना है, ना दिन देखा न रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं या फोड़ूं मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना, वो भी महमल थी। सारे हिसाब फौरन चुका के बेनियासी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नाइमा चाची बुड़बुड़ा के रह गई। मुंह हाथ धोकर इसने अपने सिल्की पूरे बाल दोनों हाथों में समेटकर ऊंचे किए और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी पूरी पोनीटेल इस पर बहुत अच्छी लगती थी। वह जरा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। इसकी आंखें कांच सी सुनहरी थी और हल्का सा काजल भी इसे दहका देता था। वो बिला शिपा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलती हैं ये सब। इसे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पर डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लपेटा दुपट्टा, मफलर की तरह एक पल्लू सामने लटकता और एक पीछे कमर पे। वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई महताब नगट्स निकाल के मुसरत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबियादारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ तेल गर्म कर रही थी। इस पर नज़र पड़ी तो नगट्स रखते हुए ज़रा लापरवाही से गोया हुई। ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसरत, अब हर कोई बाहर से मुंह मार के तो नहीं आता ना। बचा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पर मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी भरने लगी। जुबान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियां तो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबरा कर मुसरत ने एक मलतजी नज़र महमल पे डाली। वो कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पर एक तनफ्फुर नज़र डालकर ताई महताब बाहर चली गई। नाइमा चच्ची पहले ही जा चुकी थी। अब मुसरत और महमल ही किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आप ही को धोने होंगे अम्मा। तो भी तू तो क्या है, इनके एहसान कम है हम पर। वो मसरूफ सी एक एक नगट्स कढ़ाई में डाल रही थी। महमल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीन मोड़ के सिंक की तरफ मतवज्जो हुई। इसे गम था कि अगर वो ना करेगी तो मुसरत को ही करना होगा, और अभी तो इन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी, लेकिन मैं भी इन लोगों पे थोड़ा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धो के फारिग हुई तो मुसरत ट्रॉली भर चुकी थी। महमल के बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज़ शाम की तरह कुर्सियाँ लगी थी। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे, साथ ही महताब ताई और नाइमा चच्ची बातें कर रही थी। नाइमा चाची सबसे छोटे असद चाचा की बीवी थी, जो करीबी बैठे गुफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा करीम इनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गुफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी। इसे ट्रॉली लाता देख के मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रही, निदा या सामिया को कह दिया होता, तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिजा चची महताब ताई और नाइमा चची की तरह जुबान की कड़वी ना थी, बल्कि इनकी जुबान मीठी थी कि जब अपनी मिठास अपने लबों से दूसरों के हलक में उंडेलती तो वहाँ कांटे उग जाते। इट्स ओके, वो भी बस मुस्कुरा के ट्रॉली आगे ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए हैं जो आज करती। अगर वो इन्हें बुलाती वो फ़ौरन चली आती, एक दो चीज़ें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें बिगाड़ती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। इसके बाद लॉन में फिजा चाची एक एक चीज़, ये चखें, मेरी सामिया ने बनाई है और मेरी निदा के हाथों में तो जायका ही बहुत है, कहकर पेश करती। इस पर महताब ताई इनकी तारीफ़ करती और महमल को काहले के वो ताने मिलते। इस सारे किस्से से बचने के लिए महमल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी, मगर फिजा चाची की ये मीठी जुबानी ठीक थी। वो कभी इनको पलट के जवाब ना दे सकी, ना ही कुछ चिता सकी, वो मौका ही ना देती। लाओ लाओ जल्दी लाओ, दोनों माँ बेटी लगती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती, कम से कम आपको हम माँ बेटी पर चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेज़ी से कहकर ट्रॉली छोड़कर वापस गई। सब बातें छोड़कर इस तरफ देखने लगे थे। एहसान करने का तो ज़माना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आका करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो किचन की तरफ वापस आई तो फवाद तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई। आखिरी सीढ़ी पर उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते वो कलाई पर खड़ी बांध रहा था, स्नैक्स रख आई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज़्यादा गौर से सुने बगैर निकल गया। महमल ने लम्हा भर को रुक के इसे जाते देखा। वो महताब ताई का बड़ा बेटा था। हनान वसीम इसके बाद थे और सिद्रा महरीन सबसे छोटी थी। फवाद आका जान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था ही, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक से मज़ीद पुरकशिश और हैंडसम लगता था। ख़ानदान का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का, जिस पे हर लड़की का दिल और लड़की की माँ की नज़र थी।
निदा और सामिया हों या नाइमा चाची की मगरूर नकरीली आरज़ू, सब फवाद के आगे पीछे फिरती। रज़िया पुप्पो तो अपनी अकलौती फ़ाइका के लिए कभी फवाद को डिनर पर बुला रही थी तो कभी फ़ाइका अंडों का हलवा बना के ला रही है। फवाद मीठा शौक से खाता था, सो ये लड़कियां माओ के बनाए को अपना कहकर बहुत शौक से पेश करती थी, मगर वो भी सदा का बेनियाज था। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेसारी और उतराहट कम ना होती थी, वरना हनान तो बमुश्किल ऐफे करके दुबई ऐसा किया था कि ना तो फिर ख़त भेजा, ना फूटी कौड़ी घर भेजी। तालीमी रिकॉर्ड इसका इतना बुरा था कि ताई करती रहती थी, मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा करीम का हर जगह सर शर्म से झुकाया था। नालायक निकम्मा एफए में दोबारा फेल होकर पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी में मशगूल सिगरेट का आती, और कहने वाले तो दबे लफ्ज़ों कह भी देते थे कि इन गलियों का भी पुराना शनासा है जहाँ दिन सोते और रातें जागती हैं। वह सर छटक कर किचन में आई तो मुसरत जल्दी जल्दी कपड़े से सलेब साफ कर रही थी। इनकी प्याली में आधा कप चाय पड़ी थी। इनसे कुछ कहना बेकार था। इसने ट्रॉली उठा ली। लॉन में फिजा चाची के साथ वाली कुर्सी पर फवाद बैठा था। वो इसे मुस्कुरा के बैठ तवज्जो से कुछ बता रही थी और वो लापरवाही से सुन रहा था। महमल इसके कप में चाय उंडेल ही रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल खास पे बैठी सबको चाय उठा कर दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिजा चाची बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुई। यूं ही कुछ वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने तो स्मार्ट हो और क्या लूज़ करोगे? आरज़ू इसी पल सामने वाली कुर्सी पे आ बैठी थी और मेरी चाय में आधा चम्मच चीनी। महमल वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पर टांग चढ़ा के बैठी थी। चुस्त सा सफ़ेद ट्राउज़र और ऊपर कदरे खुले गले वाली रेड शॉर्ट शर्ट, कंधों तक स्टेप में कटे बाल और गंदमी आम सा चेहरा जिसको बहुत मेहनत से इसने कदरे पुरकशिश बनाया था, मगर पतली कमान सी आईब्रो इसको बहुत शातिर दिखाती थी। फिट तो रखना पड़ता है खुद को। महमल ये कबाब पकड़ाना। फवाद ने हाथ बढ़ाकर कहा तो महमल ने फ़ौरन कबाब की प्लेट उठाकर देनी चाहिए और देते देते इसकी उंगलियां फवाद के हाथ से मिस हुईं। वो चौंका तो घबरा कर महमल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो थाम न लेता। महमल ने फ़ौरन हाथ खींच लिया। वो प्लेट पकड़े टिक टिक इसे देख रहा था, चौंक कर, सब भूल कर, जैसे इसे पहली दफ़ा देखा हो। बस लम्हे भर का अमल था। इसने रुख फेर लिया तो वो भी दूसरी जानिब मतवज्जो हो गया। फिजा चाची और आरज़ू किसी और जानिब मतवज्जो थी। किसी ने भी वो लम्हा महसूस नहीं किया था जो आकर गुजर भी चुका था, और फवाद वो वक्फे वक्फे से इस पर एक निगाह डालता था जो पंजों के पल खास पर बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। ज़रा सा सर को झुकाती तो पूरी पोनी टेल और ऊंची लगती, सर उठाती पोनी भी साथ ही छूलती, और वह कांच सी सुनहरी आंखें। इन सारी लड़कियों के पास इस जैसा कुछ भी ना था। वो चाय की सिप लेता खामोशी से इसे देखता रहा। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती थी। फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई जहां मुसरत फिरती कटिंग बोर्ड पर प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई नहीं था और सारा फैलावा यकीनन इन्हीं को समेटना था। अम्मा, कि ताई अम्मा और चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वो ये सब देखकर हौल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, ये कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं हैं इनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी। वो अब छुप के चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है, मैं कुछ करवा दूं? बिरयानी तो बनानी ही है, बाकी मेहताब भाभी से पूछती हूँ। और इस वक्त मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना अब शुरू भी कर दो मुसरत, रोज़ देर हो जाती है। मुसरत चूल्हा जलाते फ़ौरन पलटी। जी भाभी, बस शुरू कर रही हूँ, आप बताएं। वसीम बेटा बिरयानी का कह गया था, साथ क्या बनाऊँ? वो दुपट्टे से हाथ पहुँचते इनके सामने जाकर पूछने लगी। साथ ही मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना और दोपहर वाला अरवी गोश्त भी गर्म कर लेना। आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद भी नहीं भूलना। जी, और मीठे में देख लो। वो बेनियाजी और ना खुद से गोया हुई। पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। और एक उचटती नज़र इस पर डालकर पलट गई। एक वक्त में देगचे भर भर कर आप 3-3 4-4 डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो कलस्ती भी थी और हैरान भी होती थी। तुम खुद ही तो कहती हो वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? इनके लहजे में बरसों की थकन थी और कहकर वो फिर से कटिंग बोर्ड पर झुक गईं। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। वाकई यहाँ देगचे के देगचे एक वक्त के खाने में तैयार हो जाते थे। इसने तो कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था, और अम्मा भी इनके हर जुल्म और ज्यादती से आगाह थी, फिर भी चुपचाप सह जाती थी। हमारा माल, दिल में एक कांटा सा छुपा। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें, बैंक बैलेंस, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम, ये राजा बाजार में कपड़ों की एक दुकान चलाते थे। गुफरान चाचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे
और आरज़ू के वालिद असद चचा वो तो वसीम की तरह थे, बेरोज़गार, निकम्मे, निखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चहलम के बाद वो अपने अपने किराए के मकान खाली करके बारी बारी यहाँ आन बसे। कि आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस 3 मंजिला आलीशान महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पर आगा चांद की फैमिली ने बसेरा जमाया, बलाई पर फिजा चाची ने, और सबसे ऊपरी मंजिल पर असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी ख़त्म ना हुए। बात पे बात जगह की कमी का रोना रोया जाता, यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसरत और महमल को निकाल कर स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो इस वक्त छोटी थी, शायद 9-10 साल की, मगर जैसे जैसे शौर की मंजिलें तय की तो अंदर ही अंदर लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ इसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर वो ज़ुबान बंद ही रखती थी, मगर ताई चाचियों से बराबर का मुकाबला करती, और कज़न्स तो किसी खाते में ही नहीं थी। लेकिन इस ज़ुबान चलाने के बायस इस पर सख्तियाँ बढ़ती गईं। वो महज ज़ुबान से जवाब दे सकती थी, मगर ताई अम्मा वगैरह दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करते। जब इसने अपने ज़ाती जेब खर्च के लिए अपनी दोस्त के वालिद की अकेडमी में ट्यूशन्स देना शुरू की थी, इसको घर वापसी में देर हो जाती और नतीजतन या कस्तन इसके लिए दोपहर का खाना ना रखा जाता। एक दफ़ा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गई, मगर महताब ताई की नज़र पड़ गई और घर में भौचाल आ गया। वो बातें सुनाई मुसरत को, ऐसे ऐसे चोरी के इल्ज़ामातों अलकाबात से नवाजा कि मुसरत फिर कभी इसके लिए कुछ ना बचा सकी। ताई ये सब इसीलिए करती थी ताकि वो ट्यूशन्स छोड़ दे, और जो 1500 रुपया इसे ट्यूशन्स का मिलता है वो ना मिला करे। वो ट्यूशन्स की इजाज़त भी तो इसे कितनी मिनटों से मिली थी। जब सबके सामने ही इसने पूछ लिया था तो शुरू में तो सभी उखड़ गए, लेकिन इसका फिक्रा कि ठीक है मेरी पॉकेट मनी निकालिए, लेकिन वो इतनी ही हो जितनी सितरा और महरीन आपी को मिलती है, क्योंकि अगर मुझे पॉकेट मनी ना मिली तो मैं सितरा और महरीन के हर अच्छे और महंगे जोड़े को आग लगा दूंगी। और वो पहली दफ़ा इतनी जुनूनी होकर बोली थी कि मज़ीद 10 मिनट की बहस के बाद इसे इजाज़त मिल ही गई थी। और अभी जो अम्मा ने याद दिलाया कि वो लोग इनका माल खाते हैं, तो वो ये सोचे बगैर ना रह सकी कि कुछ ऐसा ज़रूर है कि आका चांद इस 20 साल की लड़की से खाइफ हैं। अगर कभी वो अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़ी हो जाए तो क्या इनका केस इतना कमज़ोर है कि वो अदालत से अपने हक़ में फ़ैसला ना करवा सकेंगे और इन्हें हर चीज़ महमल के हवाले करनी पड़ेगी? और क्या वो 20 साल लड़की इतनी बाहिम्मत है कि वो इन सब को, इन शतरंज के इतने माहिर और चालबाज खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों पे नचा सके? जवाब एक ज़ोरदार नहीं था। वो कभी भी इनके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर कभी इसके हाथ इनकी कोई कमज़ोरी लग जाए, कोई दुखती रग जिसे दबा कर वो अपने सारे हिसाब चुकता कर सके, तो कितना मज़ा आए। मगर ऐसी क्या दुखती रग हो सकती थी इनकी? बात सुनो। महताब ताई ने फिर से किचन में झांका तो वो अपने ख्यालात की बहकी रूह से चौंकी। फवाद कह रहा है मीठे में चॉकलेट सौफले होना चाहिए। यूँ करो अभी साथ साथ शुरू कर दो, और हाँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अरसे बाद मेरे बेटे ने किसी खास मीठे की फरमाइश की है। बहुत मानो फजर और तनबीहा भरे अंदाज में कहकर वो पलट गई और महमल के सहन की भटकती रूह इसी एक नुक्ते पर मुंजमद हो गई। मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो आगा जान और महताब ताई की कमज़ोर दुखती रग और तड़प का पता सब कुछ फवाद ही था। और अगर दुखती रग इसकी उंगली तले आ जाए तो महमल ये आलू काट दो। मेरा ख्याल है आलू अंडे का सालन भी बना लेते हैं, सब शौक से खाते हैं। हाँ, वह सोच में गुम इनके करीब आई और आलू छीलने लगी। मुसरत ने बिरयानी का मसाला बनाया, कीमा मटर भी पकने के करीब था। महमल ने शामी कबाब तले, फिर अंडे आलू का सालन, सलाद, रायता सब बना चुकी तो मुसरत रोटी पकाने लगी। फवाद के लिए सौफले बनाकर फ्रिज में रख दिया था ना? जी अम्मा, आप फिक्र ही ना करें, वो मुस्कुरा कर बोली। इसे शाम लॉन में फवाद का खुद को चौंक कर देखना और लम्हे पर को मबहूत होना याद आया था। वो गलती जो ख़ानदान की सारी लड़कियां करती थी वो महमल को नहीं दोहरानी थी। इसे अपनी अहमियत नहीं गंवानी थी। इसने फैसला कर लिया था। ज़रा देर को वो हाथ रोककर मुसरत से नज़र बचाकर बाहर लाउंज में गई, जहाँ तमाम लड़कियां इस वक्त बैठी टीवी देख रही थी। आरज़ू इसी चुस्त लिबास में टांग पर टांग रखे बैठी थी। फवाद की बहनें सितरा और महरीन भी पास ही थी। सितरा 24 बरस की बहुत आम शक्ल की लड़की थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए खूब सारा मेकअप और ज्वेलरी घर में भी सेब तन किए रखती। स्याह बालों में गोल्डन स्ट्रिकिंग भी करा रखी थी, फिर भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। 23 साला महरीन का अलबत्ता कद छोटा था, काफ़ी छोटा, और बाल बेहद गुंगरियाले। वो सारा सारा दिन अपने बाल सीधे करने या कद लंबा करने के टोटके आजमाती रहती। फिजा चची की निदा और सामिया में से निदा बड़ी थी और सामिया छोटी, मगर सामिया अपने बेहद लंबे कद के बायस बड़ी लगती थी। महरीन इससे इसी बायस खार खाती थी।
اور سامیہ بھی اپنی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں سے سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ نیدا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ نیدا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ نیدا بی اے کرنے کالج، اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر بھر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی وجہ آقا جان کی سفارشیں تھی۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی، اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر اجرت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں۔ آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ نیدا اپنے ناخنوں پر کیوٹکس رگڑ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلے فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر بیٹھی تھی، جو آقا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیت میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ، کھانا ختم کر کے مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے آواز بلند بولی، تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گر کہا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں، بریانی، مٹر قیمہ، عربی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ آپ کی ان بہنوں سے بھی کہا کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سارا کھانا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا میری ماں کی تھکن سے پڑھ کر آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور مہتاب تائی کچھ سختی سے کہنے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نظر سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، اب ساری نواب زادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا ہی سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ آقا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کے رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ، وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کرتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پہ رکھے بینچ پر آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سوچ وہی فواد کے گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جو تھی تو غفران چچا، فیضا چچی کی اماں جگہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے ہی الاٹ کر دیا گیا۔ فیضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد ہی تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تحمید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھا۔ بہت زیادہ، آپ اسے کافی جانتی تھیں۔ میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں، اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، مستقبل، حال کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی۔
जाने कैसी पुरअसरार भेद परी किताब थी वो। आपको इससे कितना फ़ायदा होता है जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। तो आपके तो बहुत मज़े होंगे, आप इसको पढ़कर सब जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल हैं। पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज़ वैसे ही होती है जैसे इसमें लिखा आता है। अमल, अमलियात, वो चौंकी, अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सफली इल्म की माहिर बैठी है, इसे थोड़ा एहतराज बरतना चाहिए। हाँ, स्याह फॉर्म लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले वो इस किताब के ज़रिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शय इसके लिए तस्कीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का ख़ास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल, मुस्तकबिल नज़र आने लगेगा। और इसके बाद वो सहर सतत सवाल पे सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती, तुम्हें अपनी ज़िंदगी इससे बांध कर ही गुजारनी होगी। और अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज़, हर मोहब्बत, सब तबाह हो जाएगा। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमल घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरी बस। इसी पल बस करीब आती नज़र आई। वो दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन ज़रूर आओगी मेरे पास। स्याह फार्म लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन ज़रूर गिड़गिड़ा के ये किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो, तुम्हारा दिल जख्मी और हाथ खाली हैं। और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा मैं तुम्हें ये किताब दे दूँगी। जो तुम्हारी बस आ गई। शाम को इसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सौफले बनाया और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पर ही थी कि आरज़ू नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पर बल डाले लम्हा भर को रुकी। फादी के लिए है। जी, इन्होंने कल कहा तो था, मेरे पास टाइम कहाँ था। आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया। इसने बेनियाजी से शाने झटके। वो दूसरी सीढ़ी पर ट्रे उठाए मुंतज़िर थी कि आरज़ू नीचे उतरे तो वो ऊपर जाए। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरज़ू सीने से उतरकर इसके सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं। कौरमा बना लिया है? मम्मी ने कहा भी था, तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दें कि मैं चली जाऊँ और आप ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना लें तो ले पकड़े। इसने ट्रे ज़ोर से इसे थमाई। मुझे और भी काम करने हैं। और खटखट सीढ़ियाँ उतरकर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज़, वो बुड़बुड़ाई। मगर महमल जानती थी इसकी बुलंद आवाज़ फवाद सुन चुका होगा और अब आरज़ू जो चाहे कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया है और नंबर कौन बनाना चाह रहा था। और फिर यही हुआ। रात खाने में जब मुसरत ने चॉकलेट सौफले ला कर रखा तो फवाद ने सबसे पहले डाला। ये तुमने बनाया है महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरज़ू ने नागवारी से पहलू बदला। बहुत टेस्टी है। तुम ही रोज़ मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, 100 काम होते हैं मुझे। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मेरा दिल करेगा तो बना दिया करूँगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हजूरियाँ नहीं होती। अम्मा एक फुल्का मुझे भी दे। वो मसरूफ़ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी जैसे इसे फवाद के तासरात की परवाह ही नहीं थी। वो तायद से सर हिलाकर सौफले खाने लगा मगर बार बार निकाह फटक कर इसके मोमी चेहरे पर जा टिकती थी। सौफले को इसने हाथ भी नहीं लगाया था। वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के बर्तन धो रही थी जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पे सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक अस्पंज प्लेट पे मारते हुए इस स्याह फार्म लड़की के मौलिक सोच रही थी जिसे वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से एहतराज बरत रही थी। एन बस के टाइम पर स्टेप पर जाती और बेंच पर बैठने की बजाय ज़रा फासले पर खड़ी हो जाती। ना तो दानिस्ती इस लड़की को देखती ना इसके करीब जाती। मालूम नहीं क्यों इसे इस लड़की से और इसकी किताब से खौफ महसूस होने लगा था। बादल ज़रा गरजे तो वो चौंकी। नीले को सुनहरी शाम पे ज़रा सी देर में छाया हो गई थी। बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रैक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देख के इसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल जाओ, मुसरत से कहो। बल्कि ताई महताब जो बरामदे में कुर्सी पर बैठी लड़कियों से गपशप में मसरूफ़ थी, इसे आते देखकर हुक्म सादर करते करते रुकी। इसके चेहरे पर बारिश में खेलने का शौक रकम था। ताई ने लम्हे भर को सोचा और हुक्म में तरमीम कर दी, बल्कि जाओ पकौड़े बना के लाओ, साथ में धनिए की चटनी भी हो और मुआज के लिए आलू की चिप्स फ्राई कर लो। इसके चेहरे पर फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। इसने कदरे बेबसी से इनको देखा। मगर ताई अभी कैसे? वो बारिश बाद में करूँगी, वो मुनमुनाई। हाँ तो बारिश के लिए ही तो कह रही हूँ, जाओ शाबाश जल्दी करो। और निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसल कर सताइशी अंदाज में पूछ रही थी। सिर्फ 1,500 का ताई, मैं कल ही आपको भी ले चलती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। आपका कम्प्लेक्शन तो वैसे भी फेयर है, आप पर तो हर रंग ही खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ़ हो गई थी। महमल पैर पटकती अंदर आई।
आलू छील कर काटे, बेसन खोल कर रखा तो तब ताई महताब की आवाज़ आई, मिक्स पकौड़े बनाना। फवाद को प्याज वाले पकौड़े बहुत पसंद हैं। फाड़ में गई इसकी पसंद। इसने ज़ोर से छुरी स्लेब पर पटकी। आलू कतलों में काटे थे, अब फिर इनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्चें प्याज भी काटनी पड़ेंगी। शिद्दत बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी फवाद माँ को पुकारता हुआ किचन के खुले दरवाजे पर ठिठक कर रुका। खुली जीन्स पर लंबा कुर्ता और गले में मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, पूरी ऊंची पौनी बांधे वो सर चुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पर ठक ठक प्याज काट रही थी। आंसू गालों पर चमक रहे थे। महमल, वो बेचैन सा करीब आया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो अपने खाने से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे बुलाकर वो तड़क कर बोली, फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादर करते हैं। इसने छुरी वाले हाथ की पुश्त से गाल साफ किया। और मुझसे अभी कोई बात ना करें, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूंगी या पकौड़ों में जहर मिला दूंगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया था। वो रुककर इसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं, खैर बनाओ पकौड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे टक पड़ता बाहर चला गया। इसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस फूलपन में वो ये सोच बैठी थी, अगर वो इसकी मुट्ठी में आ गया तो। इसने नफ़ी में सर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहिस, खुदगर्ज, मतलबी। और जब तक पकौड़े बने, बारिश हल्की हो चुकी थी। वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकौड़े चट कर गए थे। और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का प्रोग्राम बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि सखी से पाला पड़ा था। वो टांग पे टांग धरे बैठा फर्जी कॉलर छाड़ कर कह रहा था। हसन फीसा चाची का बेटा और निदा सामिया का भाई था। शक्ल में निदा से मुशाबा था, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें और सांवली रंगत। अलबत्ता आदतों में वो काफ़ी मुख्तलिफ था। इसने फ़िज़ा की मीठी ज़ुबान तो मुस्तार ली थी, मगर कड़वा दिल नहीं किया था। वो घर का वाहद फर्द था जो दिल का भी अच्छा था, नरम को, साफ दिल और हैंडसम। अभी भी वो ऑफिस से आया था और कोट कुर्सी के पीछे टिकाए आस्तीन फोल्ड किए बैठा था। वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पे ले जाने की दावत दे रहा था। कौन चलेगा? सामिया बुलंद आवाज़ में पूछने लगी। तो महमल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बायस करीब आ गई। मैं भी चलूंगी। सब ने रुक कर इसे देखा था। कंधे पर परस लटकाए बालों को स्टाइल से पैंट में जकड़ती आरज़ू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारी से इसे देखा। इनको भी ये शौक सताने लगे हैं। और फिर सभी साथ साथ बहसने लगे। तुम्हारी जगह नहीं बनेगी, हम पापा की हाई एस लेकर जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं, तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिद्रा तमसकराना अंदाज में हंसी। महताब ताई की फ़ोटोकॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्ज़ाम्स हो रहे थे। फ़िज़ा चची बहुत फिक्रमंद थी और प्यार से इसे देख रही थी। खूब दिल लगाकर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। जाओ शाबाश। सारे कोर्स को कम अज़ कम दोबारा रिवाइज़ करो। अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा। न तुमने बाहर जाकर क्या करना है? रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पर पड़ी है। कोई पूछने वाला है इनको? बस मुफ्त की रोटी तोड़ी जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा। और हसन, जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था, बोल उठा। कोई महमल से भी तो पूछे, वो क्या चाहती है? हाँ, अब हम इससे पूछते रहें। ताई बिगड़ कर बोली। हसन लम्हा भर को बिल्कुल चुप हो गया, मगर फिजा ने बेटे के छाड़े जाने को वाज़िया बुरा माना। जाओ तुम अंदर जाओ, बस इतना ही कह सकी। ताई महताब से मुकाबला इनके बस की बात ना थी। वो पैर पटक कर भागकर किचन में आई और सिंक पे सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर बाद रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइव वे पर हाईएस्ट बाहर निकलती नजर आई। इसमें 1-2 लोगों की जगह तो वाज़िया बन जाती थी। बेइख्तियार इसका दिल चाहा कि रात के खाने में जहर मिला दे, और काश कि वो ऐसा कर सकती। सारी रात वो वक्फे वक्फे से आंसू बहाती रही थी, ठीक से सो भी नहीं सकी थी। सुबह उठी तो सर भारी भारी सा हो रहा था। बमुश्किल ही एक सूखा टोस्ट और चाय की प्याली हलक से उतारी और बाहर निकल गई। अस्ताब पे मामूली की ठंडी सुबह उतरी थी। बेंच पे वो स्याह फाम लड़की वैसे ही खामोशी से सेद की जानिब देख रही थी। गोद में स्याह जिल्द वाली किताब रखी थी और इसके स्याह हाथों के किनारे पे मजबूती से जमे थे। आज वो कदरे थकी थकी और गमज़दा थी। सो जाकर बेंच पर बैठ ही गई। 10 मिनट ही काटने थे तो इतना क्या एतराज़ बरतना। स्याह फॉर्म लड़की ने ज़रा सी गर्दन इसकी जानिब मोड़ ली। रात को ठीक से सोई नहीं, बस ऐसे ही। वो दूसरी जानिब देखने लगी। सामने सड़क खाली थी। दूसरी तरफ इक्का दुक्का लोग बस के मुंतज़िर से टहल रहे थे। लोगों की सताई हुई हो। इसने चौंक कर इसे देखा। आप कैसे कह सकती हैं? मोहतात अंदाज में पूछा। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, तुम्हारा दिल गमगीन और दिल बोझल है। तुम तकलीफ में हो और लोगों की बातें तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, है ना? मालूम नहीं। इसने बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए, अलबत्ता अंदर दिल ज़ोर से धड़का था। और तुम मुस्तकबिल के लिए खौफज़दा और माजी के बारे में गमगीन हो शायद।
شاید اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیاری لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو، کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ کے گرے، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو۔ تم یہی نہیں چاہتی؟ ہاں، محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ پہ ہاتھ لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں ایسا کچھ دوں تو کیا یہ کتاب؟ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہ کر پائے گی۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ہاں اگر تم یہ لو گی تو سب تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل متذبذب سی لب کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت برفریب پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلدی پھسل جائے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تمہیں اس کتاب کے عمل میں بہت مشکل لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بس کی جانب بڑھی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پر راج، کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پر سارا راستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ پورے کام تھے۔ اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پر اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پر بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا اگر اس نے ایک بار پھر اس کی بات سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر لے، کسی ایسے گمنام راستے پر نکل پڑے جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس دن سترہ کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب گھر پر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے جب بھی سپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو از سر نو ترتیب دے رہی تھی۔ ندا اماں کے سر پر کھڑی لان کی صفائی میں مشغول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتی کچھ ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پہ ٹانگ رکھے بیٹھی کانوں میں واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارا کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب؟ آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کوئی امید ہو۔ نعمان بھائی کون؟ تمہارے ابا کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ ان کا بیٹا فرقان ایرونائیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے، شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید ان کا رشتہ ہو جائے۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ ہنس کر کمرے کی طرف چل دی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی، اور کیا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہیں، تم 2 میٹھی اور رشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے بولی، اتنا سب کچھ کس لیے؟ کیا اتنا کال تھا سدرا باجی کے رشتوں کے لیے؟ آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پر بھی بول سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے پر باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سے ازردہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جت گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے پل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی۔ جب تائی مہتاب کچن میں کچھ کہتی ہوئی داخل ہوئیں، سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے اجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیرانی سے ہاتھ چھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی، ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، اور پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے 2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔
ان کے انداز سے تکبر کی بو آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کے دل میں آیا، نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں اور تائی صدمے سے بیمار پڑ جائیں۔ آخر خود پر غاصب لوگ کسے پسند ہوتے ہیں، مگر شاید ادھر تو سب پلان ہی بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی کھیلتی ہوئی لے گئی اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی، جانے کیسے تائی کو ان کے گھر کا فرد ہونے کا خیال آیا اور ان کو وہیں بٹھا لیا۔ ٹشو محمل ٹشو، نائمہ چاچی نے زور سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹشو رکنا بھول گئی تھی۔ اف، یہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں شیشے کے سامنے رک کر لمحہ بھر کے لیے خود کو دیکھا۔ اونچی پونی، سیاہ جینس پہ سفید کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرہ عید پر بنوایا کیا جوڑا تھا جو ابھی تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں، شانے اچکا کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ نفیس اور باوقار بیگم نعمان بڑے صوفے پر بڑی تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا سی گئی لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کے ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ وہ میں، ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے پاس بٹھاتے پیار سے دیکھتے تو برس پرانی بات دہرا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال۔ چھ معنی وارو، آپ یہ ڈرم سٹک لینا بھابھی، یہ تائی نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے بولا۔ ارے یہ تو میری فیورٹ ہے، محمل تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی اور فری بیٹی نے اسپیشلی تم سے ریسپی بھی لی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بے بسی و بے چارگی سے وہ سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ مسرت اور محمل کی بنائی ہوئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہے کہہ کر پیش کرتی، مگر جانے کب وہ خاتون گھر کی ساری سن گن لائی گئی تھی۔ بس پاپی، لڑکیاں ماشاءاللہ سبھی سکڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چاچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی مگر قدرے بے چین وہ بھی تھیں، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی۔ مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی جی، تائی مہتاب نے تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹس لے رہی تھی۔ یہ باکس پیٹس تو بہت اچھی بنائی ہیں سدرا، اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ باکس پیٹس میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود اچھے کھانوں کے بہت رسیہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بہو کے ہاتھ کا ٹیسٹ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بیٹیاں ہی ماشاءاللہ پیاری اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سیدہ آپا نے بتایا تو ہوگا میں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوں، تو آپ لمبی چوڑی کیا تہمید باندھوں؟ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا پالا ہے، اللہ کا شکر ہے ہر طرح سے نوازا ہے اس نے ہمیں۔ بس محمل کے لیے آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دے۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ۔ انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ حق تک بیٹھی سن رہی تھے، تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کیا گیا اور تائی کے بند کمرے میں سب بڑوں کی کیا بات ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی تھی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکی پھیکی زندگی میں ایک دم ہی کوئی خوشگوار اور سر سبز موڑ آ گیا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا کھانے کا شوقین، اس کے لب اپنے آپ ہی مسکرانے لگے۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا، کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی تھی۔ اوہ گاڈ، اتنا اچھا پروپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ اور تم میری بات سن رہی ہو کہ نہیں؟ اس نے فائل میں پیپر لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں ہاں بتاؤں پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفحہ ترتیب سے لگانے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی امی کی شکل تو دیکھنے لائق ہو گئی تھی۔ اچھا، نادیہ اب انگلش کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری روادار سنا رہی تھی۔ تائی نے تو فوراً مجھے وہاں سے بھیج دیا، بیچاری ہر چیز سدرا نے بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی، ایسے پرخچے اڑائے کہ تائی اماں کئی دن تک یاد۔ تم میری بات نہیں سن رہی ہو نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں نہیں سن رہی ہو نا؟
नादिया ने बौखला कर फाइल एक तरफ सीढ़ी पर रखी, मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। अच्छा बताओ ना, तो वह साहब मैकेनिकल इंजीनियर है। मैं 2 घंटे पक पक करके थक गई हूँ कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तुम अगर सुन लेती तो ये सवाल ना करती, मगर तुम अपनी फाइल चोरी जा रही हो। वो बैग उठाकर उठी तो नादिया भी साथ में उठी। अरे नाराज़ तो ना हो। नहीं यार, सीरियसली नाराज़ नहीं हूँ। मुझे याद आया, मुझे मैडम मिसबा से मिलना था एक काम के लिए। मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, महमल ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा और मुड़कर चल दी। जब वो तेज़ तेज़ सर झुकाए चलती थी तो ऊंची पौनी साथ साथ ही इधर उधर झूलती बहुत अच्छी लगती थी। चंद कदम दूर इसने मुड़कर नादिया को देखा। नादिया बहुत आराम और इन्हमाक से बैठी अपनी फाइल में कुछ रख रही थी। वो ताज्जुब से आगे को चलने लगी। कितनी जल्दी नादिया ने इसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने इसकी आखिरी बात पर यकीन कर लिया था, जैसे वो वाकई नाराज़ नहीं है। हालांकि वो जानती थी घर में अम्मा और कॉलेज में वो थी जिनसे वो दिल की हर बात शेयर करती थी, मगर दोनों बेतुजीही से सुनती थी। कभी काम में मसरूफ़ हूँ, हाँ कह दिया, तो कभी सुना ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह सामने वाले बरामदे के एक सतून से टेक लगाकर बैठ गई और उदासी से सामने लॉन के सब्ज़े को देखा। सुनहरी और चमकीली सुपो हट जाने बिखरी थी। खास पिटोलियों की शक्ल में सफ़ेद यूनिफॉर्म में लड़कियां बैठी थी। कोई खाने पीने और कोई गपशप में मसरूफ़ थी। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी और वो इनमें मगन थी कि यही ज़िंदगी होती है, या क्या इसकी ज़िंदगी जैसी मुश्किल ज़िंदगी किसी और की ना थी। इसने अज़ुर्दगी से सोचा था, क्या मुझे कभी वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी जो मैं चाहती हूँ? बड़ा सा घर, दौलत, असर सरूख, मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर, क्या ये सब एक साथ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है? इसने सतून से सर टिका कर आंखें मूंद ली। बंद पलकों पर सुनहरी ख्वाब उतरने लगे थे। वो एरोनॉटिकल इंजीनियर या फवाद, इनमें से किसी की भी बीवी बन जाऊं तो सब कुछ मेरा हो सकता है। सब कुछ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है। बुलंदी, हर चीज़ की बुलंदी। जो वो अमलियात कर लेता है वो दुनिया पर राज करता है। कुछ ऐसा हो कि तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे। मालो दौलत तुम पे निछावर हो, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे, और अगर मैं ऐसा कुछ तुम्हें दे दूँ तो। इसने झटके से आंखें खोली। एकदम से ही वो सारी बातें और इस स्याह फाम लड़की की चमकीली बातें याद आई थी। तुम सबको मुट्ठी में करके सारी दुनिया पे राज करो, क्या तुम ये नहीं चाहती? इसने घबरा कर इधर उधर देखा। यूँ लगता था वो लड़की अपनी भेद भरी आवाज़ में इसके पास से ही बोल रही है। पता नहीं क्या करूँ, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक लम्हे को इसने वो किताब इससे मांगने का सोचा, मगर दूसरे ही पल खौफ का गलबा तारी हो गया। नहीं नहीं, पता नहीं कौन सा सफली इल्म है इसके पास, मैं इन कामों में नहीं पढ़ूंगी। आका जान को मालूम हुआ तो टांगे तोड़ देंगे मेरी। वो खुद को सरजनिश करती फाइल और बैग संभाले उठ खड़ी हुई। इसे अब इस स्याह फाम लड़की से कोई बात नहीं करनी थी, बस इसने फैसला कर लिया था। अलबत्ता दिल के किसी छुपे खाने में इस किताब को पाने की ख्वाहिश ने भी खामोशी से सर उठाना शुरू कर दिया था। इन दिनों मुसरत भी बहुत खुश रहने लगी थी और वह इनको देख देख कर खुश होती। पता है महमल, बहुत अच्छे लोग हैं ये। नुमान भाई भले मानस इंसान है और इनका बेटा तो बहुत ही खूबरू है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, वो ज़रूर हम पर रहम करेगा। वो कभी कभी बैठकर इनको बताने लग जाती तो वो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए सर झुकाए सब सुनती चली जाती। अब तो घर के काम भी आराम से कर देती। कुछ दिन से ताई को जवाब देने भी छोड़ दिए थे। पहली बार इस ज़िंदगी से निकलने की कोई उम्मीद जो बंधी थी। सिद्रा अलबत्ता इसे उठते बैठते अजीब नज़रों से ज़रूर देखती थी। महमल परवाह न करती, मगर इस रोज़ तो हद ही हो गई। वो शाम की चाय ट्रॉली धकेलती लॉन में लाई तो सिद्रा ने एकदम ही इसे देखकर मुंह फेर लिया। शायद अभी तक नाराज़ है, इसने सोचा, और फिर जैसे मतावा करने के लिए सबसे पहले सिद्रा का कप बनाया। सिद्रा आपी चाय और बड़ी शाइस्तगी से मुस्कुराकर कप बढ़ाया। आपी, मैं तुम्हारी आपी लगती हूँ? सिद्रा ने कप लेते लेते ज़ोर से पटक दिया। गरम उबलती चाय महमल के घुटने पर गिरी। वो बुलबुला कर उठ खड़ी हुई। कप घास पर जा गिरा। यूँ लोगों के सामने आपी कहकर तुम ये ज़ाहिर करती हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ, सिद्रा एकदम चिल्लाने लगी थी। मम्मी मम्मी, इसको देखें, यह हमेशा यही करती है, ये लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करती है। सिद्रा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अरे इनकी तो आदत है कि माँ बेटी इस घर की खुशियाँ देख ही नहीं सकती। ना मेरी बेटी, तो गम ना कर, और अब तू क्यों खड़ी है? जाओ अपनी नहुसत ले जाओ मेरे सामने से। ताई मेहताब ने भी बहुत दिनों का गुस्सा एकदम निकाला। वो शौक सी खड़ी थी, भाग कर अंदर आई। मुसरत परेशान सी किचन में खड़ी थी। इन्होंने भी सब सुन लिया था। महमल कुछ कहे बगैर कमरे में बंद हो गई। अंदाज़ा तो इसे हो गया था कि ताई का मूड इस रोज़ बेगम नुमान की बातों पे ख़राब है, मगर वो कुछ कह भी नहीं रही थी। शायद इस बात पे कि वो अब महमल के होने वाली ससुराल थी, इनसे क्या पंगा लेना। मगर रात में इसकी ये खुशफहमी भी दूर हो गई जब किचन में इसने ताई मेहताब को मुसरत से कहते सुना, हमने तो उसी रोज़ नुमान भाई लोगों को इनकार कर दिया था। महमल की कौन सा शादी की उम्र है, अभी घर की बड़ी बेटियां बैठी हैं, पहले इनकी होगी
फिर ही महमल का सोचेंगे। चाहे आगा साहब के कमरे में पहुंचा दो, वो रात का खाना नहीं खाएंगे और टेबल लगा दो। वो हुक्म सादर करके बेनियाजी से बाहर चली गई। किचन के दरवाजे पे धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी महमल पर बस एक इस्तज़ाहिया निगाह उछाली थी। जब अंदर निढाल सी बमुश्किल खड़ी मुसरत को देखना भी गवारा न किया था, जिनके दिल पर इन्होंने उल्टा बर्छी फेर दी थी। इसे नहीं पता क्यों, पर वो रात को देर तक बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी रोती रही थी। अंदर सब सो रहे थे, मुसरत भी सोने चली गई थी। वो पढ़ाई का बहाना बनाकर बाहर आई थी और देर से यहीं बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब देखा था, वो भी ऐसा कुर्ची कुर्ची हुआ था कि रूह तक बुलबुला उठी थी। वो इतनी हर्ट हुई थी कि दिल फट रहा था। कोई इतना जालिम भी हो सकता है जितना ताई थी, जितना ये सब लोग थे। इसका दिल चाह रहा था इन सब बेखबर सोए हुए के कमरों में आग लगा दे, या छुरी से इनकी गर्दनें काट फेंके, या जहर देकर सबको मार दे और आखिर में खुद भी फांक ले। नफ़रत, बहुत शदीद नफ़रत महसूस होती थी अपने इन घटिया रिश्तेदारों से। इसका दिल चाहता था वो इन सब से दूर चली जाए, जहाँ इसे इन सब की शक्ल भी नज़र ना आए। वो वाकई अब वो चली भी जाएगी। इसने सोच लिया था बस एक बार इसे वो स्कॉलरशिप मिल जाए जिसके लिए इसने ब्रिटिश हाई कमीशन के ऐलान के बाद अप्लाई किया था। भले करके जो हालात हों, इसने एफएससी तक बोर्ड के हर एग्ज़ाम्स में टॉप किया था। एफएससी प्री इंजीनियरिंग में टॉप करने के बावजूद इसका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान ना था या रहा ना था। सो बीएससी मैथ्स में एडमिशन ले लिया था और इसे उम्मीद थी अब भी वही टॉप करेगी, और अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत आसानी से इसे इस जिंदान से छुटकारा मिल जाए। वो आंसू हथेली की पुश्त से रगड़ती इस सोच में गलतान थी कि कोई इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो जूते देखकर चौंकी और भीगा हुआ चेहरा उठाया। वसीम इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वसीम भाई, वो करंट खाकर उठी और 2 कदम पीछे हटी। वो ताई महताब का तीसरे नंबर का बेटा था, फवाद का छोटा निकम्मा नालायक आवारा भाई। इस वक्त भी वो अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था। जाने कब अचानक आकर इधर खड़ा हुआ था। खुला गिरेबान, तंग जीन्स, गले से लिपटी चेन, बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। वो नशा करता था, घर में सबको इल्म था, यहाँ तक कि फीसा चाची अपनी बेटियों को इसके करीब भी नहीं जाने देती थी। खुद हसन भी एहतियात करता था। आरज़ू अलबत्ता निडर और लापरवाह थी। वैसे भी वसीम घर में बहुत कम ही नज़र आता था। महमल हर मुमकिन कोशिश करती कि अकेले में इससे सामना ना हो, क्योंकि इसे इसकी आंखों से खौफ आता था। मगर आज जाने कैसे, क्या कर रही हो। वो एक कदम ऊपर स्टेप पर चढ़ा तो वो बेख्तियार मज़ीद पीछे हट गई। कुछ भी नहीं, वो आका जान आवाज़ दे रहे हैं। वो एकदम पलट कर अंदर भाग गई। हाँ, वसीम ने तमसखराना सर झटका। चंद लम्हे इधर खड़ा सोचता रहा, फिर गेट की जानिब चल पड़ा। वो सुबह बहुत बोझल सी थी। वो बस स्टॉप पर अकेली बैठी मतरूम आंखों से दूर उफ़क़ पर जाने क्या तलाश कर रही थी, जहाँ नीली सुबह के परिंदे उड़ रहे थे। रात पर रोने के बायस इसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थी, और ऊपर से वो स्याह फाम लड़की भी नहीं आई थी। जाने आज वो किधर रह गई थी, अभी तक क्यों ना आई थी। सिर्फ इसके लिए महमल आज 15 मिनट पहले ही आ गई थी, ताकि 10 की बजाय 15 मिनट इसके साथ मिल जाएं। मगर ये तो इसे मालूम भी ना था कि वो आई कब है और क्यों इसका इंतज़ार कर रही है। हालांकि कोई बात ऐसी ना थी जिसे वो इसके साथ शेयर कर सकती या इसके पास बैठकर रो सकती, किसी मसले का हल तलाश कर सकती। नहीं, इसके पास बताने को कुछ भी तो नहीं था। फिर भी इसे इसका इंतज़ार था। वो बार बार कलाई पे बंधी रेस्ट वॉच देखती। लम्हे सिरकते जा रहे थे। 25 मिनट ख़त्म होने को थे, मगर इस स्याह फाम लड़की का दूर दूर तक कोई अंदेशा ना था। बस का हॉर्न बजा तो वो शिकस्ता कदमों के साथ चलती। संग की बेंच खाली रह गया। सुबह के परिंदे अपने सफ़र को चल दिए और नीलाहट भरा उफ़क़ सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देखती रही। इसकी लंबी सुराही मानंद सुनहरी गर्दन ऊंची पोनीटेल के पास पीछे से पीछे लगती थी और इसे यकसर मुमताज़ बना देती थी। बस के रुकने से कबल इसने बैग में से पॉकेट मिरर निकाल कर देखा और फिर कुछ सोचकर मतरूम सोची आंखों को छुपाने के लिए गहरा काजल डाल लिया। महमल, तुम इतना काजल मत डाला करो, माइंड मत करना, पर तुम्हारी आंखें बिल्कुल गोल्डन हैं और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती हो। यू नो, कैट वुमेन। नादिया देखकर हंस कर बोली, और मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। खाओगी? इसने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट बढ़ाया। महमल ने एक खामोश निगाह इस पर डाली और नो थैंक्स कहकर खामोशी से सर झुकाए अपनी किताब में कुछ लिखने लगी। सर झुकाने से इसकी ऊंची पोनीटेल मज़ीद ऊपर उठ जाती और पूरे बाल गर्दन पर गिरते दिखाई देने लगते। माय प्लेजर। नादिया ने शाने उचकाकर पैकेट वापस ले लिया। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती रही। वो लाइब्रेरी में नादिया को कल ताई के इनकार वाली बात बताने आई थी, मगर इसका तंज सुनकर दिल एकदम से टूट सा गया था।
बस चुटकी भर में इसने महमल की खूबसूरत बादामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबत दे दी थी। शायद इसलिए कि आम सी सूरत वाली नादिया जब महमल के साथ चल रही होती तो बहुत से सर मुड़कर महमल को सताइशी नज़रों से देखते। दराज कद, स्मार्ट लंबी गर्दन और ऊंची सुनहरी पोनीटेल, वो लड़की जिसकी आंखें धूप में और भी ज़्यादा चमकती थी, पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी। ऐसे में जब काजल डालकर वो मज़ीद खूबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बर्दाश्त ना होता था और वो ऐसा ज़रूर कुछ कह देती जिससे महमल का दिल टूट जाता। अब भी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने आई थी, मगर नादिया के पास पहले इसके दुख सुनने की फुर्सत ना थी। वो मुसलसल अपने काम में मगन थी और जब ज़रा देर को फारिग हुई तो इसका दिल फिर कुछ ऐसा तोड़ा कि वो कुछ कह ही ना सकी। हाँ, तुम कुछ बता रही थी। वो चिप्स का पैकेट किताब की ओट में लिए मुसलसल चिप्स निकाल कर कुतर रही थी। ताई अम्मा की कोई बात थी शायद। नहीं, कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा नहीं गलत लगा तुम्हें। मैं चलती हूँ, ज़रा से कुछ काम है मुझे। वो मसरूफ़ सी किताबें उठाए बाहर निकल गई। अगले 2 दिन यूं ही मसल से गुजरे। परेशानी, मायूसी, दुख, नाउमीदी, वो हर तरह के मनफी ख्यालात में घिरी हुई थी। यूँ लगता था जैसे दुनिया से रंग ही ख़त्म हो गए हों। बस कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वीरान उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन वो स्याह फाम लड़की आ गई। इसने दूर से इसे बेंच पर बैठे देखा तो यकदम गुस्से की एक लहर इसके अंदर उठी। वो तेज़ तेज़ चलती इसके करीब आई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? स्याह फाम लड़की ने सर उठाया। वो बहुत गुस्से से इसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था। तुम्हें अपना इंतज़ार करवाने में मज़ा आता है। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारी मदद के बगैर मर जाऊंगी। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तुम तवज्जो लेने के लिए ऐसा करती हो जिसे दूसरा तुम्हारी तरफ खींचा चला आए, मगर मुझे तुम्हारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना मुझे तुम्हारी परवाह है और मुझे किताब की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मरी तुम्हारी मदद के बगैर। देख लो, मैं जिंदा हूँ। तेज़ तेज़ बोलते वो हाँफने लगी थी। साफ आम लड़की ज़रा सा मुस्कुराई। तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो 2 कदम पीछे हटी। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम शायद बुलंद आवाज़ में अपने दिल की बात को छुटला रही हो। अगर ऐसा है तो मत करो, अपने दिल की सुनो। वो तुम्हें कुछ कह रहा है। मुझे डिक्टेट मत करो। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। तुम मेरे साथ उम्मीद अफजा बात करके अपनी किताब बेचना चाहती हो। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मकसद, मगर याद रखना मैं तुमसे ये किताब हरगिज़ नहीं खरीदूंगी। ना ही मैं तुम्हें ये बेच रही हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा तुम खुद मुझसे ये किताब मांगने आओगी और तब मैं तुम्हें फ़ौरन थमा दूँगी। अभी तुम सफ़र के आगाज़ में हो और जब थकोगी तो इस किताब के पीछे आओगी। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे बस तुम्हारे थकने का इंतज़ार है। जाओ, तुम्हारी बस आ गई। इस वक्त तो वो गुस्से से पलट गई, मगर फिर सारा दिन ये सोचती रही कि इसको इस स्याह फाम लड़की को देखकर इतना गुस्सा क्यों आया था। वो क्या लगती थी इसकी? इसने क्या बिगाड़ा था इसका? और इसे गुस्सा किस बात का था? क्यों अनजाने लोगों के साथ इस तरह सलूक तो महमल कभी न करती, फिर अब क्यों? नदामत और शर्मिंदगी के एहसास ने इसे सारा दिन जकड़े रखा। वो किचन के सारे काम बेदिली से निपटा रही थी। पढ़ाई भी ठीक से ना कर सकी। पेपर्स हो रहे थे। अब भी इसके पास पढ़ने को बहुत कुछ था, मगर सारा दिन एहसास जुर्म इसे अंदर से कचूके लगाता रहा। और रात को जब अचानक रज़िया पुप्पो की आमद का शोर उठा तो वो बहुत बेदिली के साथ ड्राइंग रूम में आई। फ़ाइका आजकल सारा दिन मेरे साथ किचन में लगी रहती है। मैं तो मना करती हूँ, मगर मजाल है ये मुझे किसी काम को हाथ लगाने दे। आज भी पुडिंग बनाई थी। कह रही थी सारे मामू शौक से खाते हैं, इन्हें दे आऊँ। मैंने कहा खुद ही दे आओ। मामू में तो जान है मेरी बच्ची की। और सब ठीक है घर में? फवाद कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। महताब ताई के हमरा अंदर आती रज़िया पुप्पो ने बात के इख्तिताम पर इधर उधर नज़र दौड़ाते सरसरी से अंदाज में पूछा। फवाद तो ना नज़र आया, मगर महमल पर नज़र पड़ी तो चेहरे पर नागवारी के तासरात छा गए। शायद इस बात पर कि इनकी आखिरी बात पर वो इस्तज़ाहिया मुस्कुराई थी। लड़की कोई काम काज भी है कि नहीं तुझे? जब देखो भागती फिरती है इधर उधर। मेरी भाभी का जिगरा है जो मुफ्तखोरों को टिका रखा है घर में, वरना मैं होती तो। हाँ, इन्हें इसकी मुस्कुराहट तपा गई थी जैसे चोरी पकड़ी गई हो। सो बिगड़ कर कहती बड़े सोफे पर बैठ गई। फ़ाइका भी ट्रे पकड़े जिसमें 2 टोंके थे, चली आ रही थी। फैशन के मुताबिक शॉर्ट शर्ट के नीचे ट्राउज़र और लंबे बाल खुले थे जिनमें चोटी के बल साफ नज़र आ रहे थे। वो सितरा की तरह खूब मेकअप करती थी और इस तरह शायद ज़रा काबिल कबूल लग जाती अगर वो गहरे मस्कारे और आई मेकअप के ऊपर वो स्याह फ्रेम वाला चश्मा न लगाती तो। ये कहाँ रखूँ मुमानी जान? वो रुककर मध्यम आवाज़ में पूछ रही थी, वरना यही फ़ाइका थी जो कुछ अरसा पहले बेहंगम शोर किया करती थी। किचन में रख तो पलके, महमल तुम ले जाओ। लाइए। महमल आगे बढ़ी तो फ़ाइका ने कदरे तजब्ज़ब से माँ को देखा। दे फ़ाइका बाजी, फवाद भाई तो वैसे भी अभी ऑफिस से नहीं आए।
پھپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا، وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لے کر کچن میں رکھائی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا۔ پھپھو نے بے چینی سے کھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید، اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی۔ انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں، ان پر بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بنبنایا کرتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اعتبار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو۔ وہ واپس آ کر سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی کرتا جینس، گلے میں مفلر کی طرح لپیٹا دوپٹہ، پونی ٹیل کے اس کا مخصوص انداز تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ اچھا آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڈنگ بنا رہی تھی، وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی نہ آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پڈنگ بنانا آتی ہے۔ فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ باجی کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنٹلی سیکھا ہے آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں نہیں توڑتی۔ پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی۔ چہرے پر البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی مائی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تیری محمل؟ یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں۔ ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے باہر نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پر عیش کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے، اور یہ ہر کسی کو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل۔ تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے جھلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھیں، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ جانتی تھی کہ ان کے سروں پر بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو سنانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پر ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے آبرو اچکائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضا چاچی نے حیرت سے گلاس رکھا، اور فواد لقمہ منہ میں لیے پوری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے، جو اطمینان سے بازو پر ہا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی ہیں۔ ماسٹرز کے لیے میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچ کا رائتہ چاولوں پر ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچہ چاولوں میں ہلاتے، رائتہ مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ہاں ضرور اپلائی کرو۔ آقا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر آغا جان کو دیکھا اور سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پر جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی تھی، وہیں ٹیبل پر موجود بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر چکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلے جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ مانگنے کون کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی میں، یہاں سے چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم لوگ ڈرتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا دیکھ کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گیا، اور بعد میں کتنا ہی پھپھو نے میری فائقہ نے پڈنگ بنائی کہہ کر روکنا چاہا، پر وہ رکا نہیں اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو۔ مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھپھو ہائے ہائے کرتی رہ گئی، اور وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا باہر چلا گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ دور بینچ پر بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ۔ سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کنارے پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل، محمل ذرا سا متذبذب سی ساتھ بیٹھی، مجھے کل کے رویے پر شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنا روٹ نہیں ہوتی، اور جانے دو مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تجھے تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں وہ، اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے کچھ ایسے ہی بات کی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اسی میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔
वाकई वो शिश्तर इसे देख रही थी। अजब बेयकीनी से बेयकीनी थी। हाँ, इसमें लिखा है। तुमने तुमने मेरी कहानी पढ़ी है? नहीं, मैं वो नहीं पढ़ सकती। क्यों, क्या तुमने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी? मैंने पूरी पढ़ रखी है, मगर मुझ पर सिर्फ मेरी ज़िंदगी की कहानी खुली है। तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी सिर्फ तुम पर खुलेगी। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब के वो वाकई परेशान हो गई थी। आ जाएगी, हर बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वो इसे देख कर रह गई थी। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, और किसने ये किताब सदियों पहले इसके लिए रख कर छोड़ी थी? कुछ समझ में ना आता था। बस का हॉर्न बजा तो वो चौंकी और फिर बिना कुछ कहे वो उठ खड़ी हुई। साफ आम लड़की मुस्कुराते हुए इसे बस में सवार होते देख रही थी।